मेरा दिल उछल कर गोया हलक में आ गया। न जाने विजय को कहाँ गोली लगी थी। जिस आदमी पर विजय ने हमला किया था वो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल भी नहीं था और फर्श पर पड़ा हुआ हाथ पांव पटक रहा था। दूसरे आदमी ने कीनातोज नज़रों से मुझे घूरा और रिवॉल्वर से मेरे सीने का निशाना ले लिया। मैं इस पोजीशन में नहीं था कि इस पर फायर कर सकता। इसके इशारे पर मैंने रिवॉल्वर फेंक दिया। बस महाराज, इसने करख्त लहजे में कहा, अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया। अपने हाथ ऊपर उठा लो और दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हो जाओ। मैंने इसे गहरा रूद नज़रों से घूरा और हाथ उठाते हुए बोला, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? वाह भाई वाह, वो मज़ाका खेज लहजे में बोला। अब चोर भी घर वालों से पूछने लगे हैं कि तुम कौन? मैंने जवाब में इसे इतनी गलीज़ गाली से नवाजा और धाड़ कर बोला, हरामजादे, मैं तुझे चोर दिखाई दे रहा हूँ। मेरा मकसद इसे मुश्तिल करना था। मुश्तिल होकर आदमी अपनी हवास खो बैठता है और वो कोई ऐसी हरकत ज़रूर करता है जो इसके लिए नुकसानदेह हो। मगर मुझे मायूसी हुई। वो मुझे चिढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुरा कर बोला, ये चालें बहुत पुरानी है महाराज, इन गालियों से मैं तैश में आने वाला नहीं हूँ। फिर वो लहजा बदल कर बोला, मैंने कहा कि दीवार की तरफ मुँह करो। क्या तुम सीधी तरह बात नहीं समझते? मारना है तो सीने पर मारो। मैंने इसकी आंखों में आंखें डाल कर कहा। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मुझे गोली नहीं मारेगा, वरना अब तक मार चुका होता। फजूल बातों में वक़्त ज़ाया न करना। ये मत समझना कि मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। वो बिफर कर बोला, मैं 5 तक गिनूंगा, तुमने दीवार की तरफ मुँह न किया तो वाकई गोली मार दूंगा। 1। इसने रिवॉल्वर वाले हाथ को हरकत देकर कहा, तुम चाहे 5 दिन गिन लो। मैंने सख्त लहजे में कहा, मैं पीठ पर गोली नहीं खाऊंगा। रिवॉल्वर वाले का चेहरा मसख हो गया। तो फिर सीने पर गोली खाओ। ये कहकर इसने रिवॉल्वर के ट्रिगर पर उंगली का दबाव कुछ बढ़ाया। नहीं विजय, मैंने चीख कर कहा। ये बहुत पुराना हरबा था, मगर कभी कभी कामयाब रहता था। असल में इसकी कामयाबी का इन्हिसार इसे इस्तेमाल करने वाले की अदाकाराना सलाहियत पर था। मेरे अंदाज में कुछ ऐसी बेसाख्त की और घबराहट थी कि एक लम्हे को रिवॉल्वर बरदार भी गड़बड़ा गया। मेरे लिए वही एक लम्हा बहुत था। मैंने अचानक इस पर छलांग लगाई, मगर इसे पकड़ने में कामयाब ना हो सका और अपने ही जोर में दूसरी तरफ निकल गया। रिवॉल्वर बरदार बहुत फुर्ती से ज़मीन पर लेट गया। झिंझिलाहट के बावजूद मैं इसकी फुर्ती पर अश कर उठा। मैं सरहद से पलटा तो इसके फुर्तीलेपन का सबब मेरी समझ में आ गया। इसकी नज़र चौंकते ही विजय ने लेटे ही लेटे इसकी पसलियों पर राउंड किक मारी थी कि इतनी ज़ोरदार थी कि वो धड़ाम से पूछत के बल ज़मीन पर गिरा था। जब तक मैं पलटा, विजय इसके सीने पर सवार हो चुका था। विजय ने इसका रिवॉल्वर वाला हाथ मजबूती से थाम रखा था। मैंने आगे बढ़कर रिवॉल्वर वाले के सर पर ज़ोरदार लात रसीद की। दूसरे ही लम्हे इसका जिस्म ढीला पड़ गया, आंखों की पुतलियाँ चढ़ गईं और वो उखड़े उखड़े सांस लेने लगा। इसे छोड़कर मैं विजय की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसके दाएं शाने से खून बह रहा था और पूरी आस्तीन खून में तर थी। तुम ठीक तो हो विजय? मैंने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विजय ने हंसकर अपने करब को छुपाना चाहा। इसे बेवकूफ़ बनाने के लिए मैंने बेहोश होने की एक्टिंग की थी और किसी ऐसे ही वक़्त के इंतज़ार में था जब इसकी नज़र ज़रा चूकी। विजय ने रिवॉल्वर बरदार की तरफ इशारा किया, जो अब बिल्कुल साकित पड़ा था। इसकी नाक और मुंह का खून बह रहा था और आंखें भयानक अंदाज में फटी रह गई थी। मैंने झुककर इसका जायज़ा लिया और विजय से कहा, ये भी अपने अंजाम को पहुंचा। ये सुनकर विजय यूं मुस्कुराया जैसे किसी ने इसे ज़बरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर किया हो। इसका खून तेज़ी से बह रहा था और हर आने वाले लम्हे के साथ इसकी हालत बिगड़ रही थी। मैंने आगे बढ़कर इसका ज़ख्म देखने की कोशिश की तो वो मुस्कुरा कर बोला, मेरी फ़िक्र मत करें कामरान साहब, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। आप पहले वो काम करें जिसके लिए यहाँ आए हैं। कम से कम अपनी बाजू पर पट्टी तो बांध लो। मैंने तशवीश अमीज़ लहजे में कहा। अरे कामरान साहब, विजय ज़बरदस्ती हंस कर बोला, मरहम पट्टी से ज़्यादा ज़रूरी आपका काम है। हम इस वक्त दुश्मनों के इलाके में हैं, इसलिए इन चोंचलों को छोड़िए। परेशान ना हो, मैं मरूंगा नहीं, इसने बिदकते हुए लहजे में कहा। बस इतना खुद गर्ज नहीं हूँ मैं कि एक ऐसे आदमी की जान दाव पर लगा लूँ जिसने मेरी खातिर गोली खाई थी। वो महज मेरी ही वजह से इस हाल को पहुँचा था। मैंने विजय के हाथों हलाक होने वाले के गले से मफरल घसीटा और विजय के मना करने के बावजूद इसके ज़ख्म पर बांध दिया। इस काम से फारिग होकर मैं इस कमरे की तरफ बढ़ा जिसकी खोखली चौखट में वो दस्तावेज़ात और माइक्रोफिल्में पोशीदा थी। विजय की हालत अब कदरे बेहतर थी और रिवॉल्वर लिए हुए चौकन्ने अंदाज में मेरे पीछे पीछे चल रहा था। अब मसला इस चौखट में से चीज़ों का निकालना था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इन चीज़ों को कैसे निकालूं। फिर मैंने वो चौखट ही तोड़ने का फैसला कर लिया। मेरा अंदाज़ा था कि वो चीज़ें खोखली चौखट में फर्श के नज़दीक होगी। मैंने झुककर चौखट के निचले हिस्से पर खड़ी हथेली से ज़ोरदार ज़रब लगाई। चौखट का वो हिस्सा उछलकर दूर जा गिरा। मैंने झपट कर वो चीज़ें उठाई और जैकेट के अस्तर में लगी हुई खुफिया जेबों में रख ली। अब वहाँ से निकलने का मसला था। फायरिंग की आवाज़ दूर तक गई होगी। मुझे यकीन था कि बाहर गाँव वाले जमा हो चुके होंगे। फिर मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ।
दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा जाने लगा और कोई चीख कर बोला, दरवाज़ा खोलो, अंदर कौन है? विजय पूरी तरह चौंक उठा और सरासीमगी से इधर उधर देखने लगा। मेरा ज़हन तेज़ी से काम कर रहा था। मेरा अंदाज़ा था कि भाई दो चाल नहीं बल्कि गाँव के बहुत से आदमी होंगे। मैं इनसे तसादुम मोल लेना नहीं चाहता। वो बेचारे मासूम और बेगुनाह लोग थे। मैं नहीं चाहता था कि इनमें से कोई मारा जाए। मैंने डपट कर कहा, भाग जाओ, पुलिस के काम में रोड़े अटकाते हो। फिर मैंने आगे बढ़कर अचानक दरवाज़ा खोल दिया। हस्बे तवक्का बाहर लाठियों और कुल्हाड़ियों से मुसल्ले 25-30 आदमी खड़े थे। मुझे देखकर वो सहम कर पीछे हट गए। यहाँ किसी घर में टेलीफोन है? मैंने एक नौजवान से पूछा। इसने नफ़ी में सर हिला दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने इससे पूछा। राम प्रसाद साहब, वो जल्दी से बोला। देखो राम प्रसाद, मैंने नरम लहजे में कहा, यहाँ 2 आदमी हमारे हाथों मारे गए हैं। वो बहुत ख़तरनाक बदमाश थी और हम लोग बहुत दिनों से इनकी खोज में थे। तुम ऐसा करो कि कुछ आदमी लेकर यहीं खड़े हो जाओ, किसी को अंदर मत जाने देना। मैं थाने जाकर इनकी खैर करता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करें साहब, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। राम प्रसाद ने सीना तान कर कहा। मैंने जेब में हाथ डालकर 10-10 के कुछ नोट निकाले और राम प्रसाद की तरफ बढ़ा दिए। ये रख लो, मैंने कहा, अगर काम ठीक तरह किया तो और इनाम मिलेगा। इसने हिचकिचाते हुए नोट ले लिए। चलो इंस्पेक्टर वर्मा, मैंने विजय को मुखातिब किया। फिर हम दोनों तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। हम वापस पहुँचे तो रात के 2 बज चुके थे। एहसान ने फ़ौरन ही डॉक्टर को बुला लिया। इसने विजय के बाजू से गोली निकाल दी थी और बताया था कि गोली से हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा है। फिर इसने विजय को किसी मस्कन दवा का इंजेक्शन लगा दिया और अब वो गहरी नींद सो रहा था। तैमूर भी सोने जा चुका था। सिर्फ कांता मेरे पास बैठी थी। दस्तावेज़ात और माइक्रो फिल्म्स मिलने के बाद मैं बहुत खुश था और ख़ुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रहा था। कई माह की मेहनत आज रंग लाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। अब दूसरा मरहला इन चीज़ों को बाहिफाजत मुल्क से बाहर निकालने का था। मैंने विजय को सख्ती से मना किया था कि वो इन चीज़ों के बारे में किसी को न बताए। वापस पहुंचने तक विजय पर नींद बेहोशी तारी थी। मैंने अलबत्ता एहसान से यही कहा था कि मुझे मतलूबा चीज़ें नहीं मिल सकी। एक कांता ने मुझे चौंका दिया। इन सोचे में सोच रहा हूँ कि मैं खामखा यहाँ वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे अब वापस जाना चाहिए। कहाँ जाओगे? वो हंस कर बोली। अपने मुल्क। मैंने तवील सांस लेकर जवाब दिया। वो मुस्कुराई और तंजिया अंदाज में बोली, तुम्हारा कौन सा मुल्क है? वो मुल्क जहाँ तुम्हारे सर की कीमत लगी हुई है, जहाँ की हुकूमत तुम्हारे खून की प्यासी है, वहीं जाने को बेचैन हो। मुझे कांता का ये अंदाज नागवार गुजरा। मैंने तलख लहजे में कहा, तो यहाँ कौन से मेरे लिए फूलों के हार हैं? यहाँ की हुकूमत भी मेरे खून की प्यासी है। अपने वतन में मरूंगा तो कम से कम ये तो होगा कि वहाँ की मिट्टी में दफन हो सकूँगा। जब मरना ही है तो फिर अपनों के हाथों क्यों न मरा जाए। ये अचानक तुम मरने पर क्यों आमादा हो गए? कांता भी एकदम संजीदा हो गई। कोई अपनी खुशी से क्यों मरता है? मैंने हंस कर कहा, मगर तुम जैसे लोगों का आखिर यही अंजाम होता है। मैंने आज तक किसी भी दहशतगर्द को तबई उम्र पाते नहीं देखा। क्या पाते नहीं देखा? कांता ने पूछा। मुझसे तो ज़रा आसान उर्दू में बातचीत किया करो, इतनी मुश्किल उर्दू मेरी समझ में नहीं आती। अच्छा अभी तुम जाकर सो जाओ, सुबह तुम्हें आसान उर्दू में समझा दूंगा। मैंने आंखें मूंद ली। तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ, मैं अभी यहीं बैठी रहूंगी। बैठी रहो, मैंने करवट बदलते हुए कहा। मुझे वाकई नींद आ रही है। मुझे नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही। मैं ज़हनी तौर पर यकसू होकर सोचना चाहता था। जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया था वो पूरा हो चुका है। अब सिर्फ यहाँ से निकलने का मसला था। फिर मुझे ग्लोरिया का ख्याल आया। वो बेचारी न जाने कहाँ भटक रही थी। मैं इसे छोड़कर जा भी नहीं सकता था। ये तो खुद गर्जी की इंतहा होती। तैमूर और ग्लोरिया सिर्फ मेरी वजह से तो इंडिया आए थे। बेशुमार मौक़ों पर उन्होंने मेरी जान बचाई थी। मुझे ग्लोरिया पर भी तरस आया कि वो अचानक इतनी कमअकल हो गई थी कि अपने तौर पर हमें तलाश करने में नाकाम रही थी। फिर मैंने खुद ही ख्याल को मुस्तरद कर दिया। वो इतनी कुंजहन हरगिज़ नहीं थी। यकीनन वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गई थी, वरना अब तक हमसे आ मिली होती। अब मैं एक दिन भी इस मनहूस मुल्क में रुकने का रबादार नहीं था, मगर ग्लोरिया ने मेरे पैरों में जंजीरें डाल दी थी। फिर मुझे कांता का ख्याल आया। वो पागल लड़की मेरी खातिर अपनी दौलत, जायदाद, मज़हब, वतन सब कुछ छोड़ने पर आमादा थी। वो इतनी जज्बाती थी कि इनकार की सूरत में जान भी दे सकती थी और अपनी जान भी ले सकती थी। वो जुनून की हद तक मुझे चाहती थी। मैंने इसके मसले पर गौर किया था, मगर अब तक इसका कोई हल मुझे सुझाई नहीं दिया था। सच्ची बात तो यह है कि मैं खुद भी इसका आदी हो चुका था और इसे छोड़ना नहीं चाहता था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी बिस्तर पर बैठा हो। अगर फ़ौरन ही कांता की मखसूस महक मेरी नाक से न टकराती तो मैं फुर्ती से कलाबाजी खा के इसे दबोच लेता। जिन हालात में मेरे शब व रोज़ गुजर रहे थे, इनमें तो मैं अपने साए से भी भड़कने लगा था। मुझे कांता की इस
इस हरकत पर गुस्सा भी आया। अगर मैं इसकी मखसूस महक महसूस न कर लेता तो वो या तो मेरे हाथों मारी जाती या शदीद ज़ख्मी हो जाती। फिर वो अपनी नर्म और नाजुक उंगलियां मेरे सर पर फिरने लगी। सर मुंडाने के बाद मेरे सर पर इतने बाल नहीं आए थे कि वो मेरे बालों में उंगलियां फेरती। मैंने अचानक इसे सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया। इसने जो ही दूसरी दफ़ा मेरे सर को हाथ लगाया, मैंने इसकी नरम नाजुक कलाई थाम ली और झटका देकर इसे बिस्तर से नीचे उछाल दिया। उछालते वक्त मैंने ये ख्याल रखा कि इसे कोई चोट न लगे। यूँ भी फर्श पर दबीज़ कालीन था। फर्श पर फेंकने के बाद मैंने इसकी तरफ देखे बगैर सरहद से रिवॉल्वर निकाल लिया। फायर मत करना कामरान, कांता के लहजे में वहशत थी। मैं हूँ कांता। कांता, मैंने हैरत से दोहराया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर मैं भड़क कर बोला, और ये क्या हरकत थी? अगर मैं अभी फायर कर देता तो क्या होता? वो अंदाज में मुस्कुराई। तुम्हारे हाथों से तो मुझे मौत भी कबूल है। इसकी आवाज़ सरगोशी में ढल गई। तो फिर चीखी क्यों थी? फायर मत करना कामरान, ये मैं हूँ कांता। मैंने इसकी नकल उतारी। तुम तो किसी अनजाने शख्स पर फायर कर रहे थे। ये सोच कर फायर करो कि मैं कांता को मार रहा हूँ तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। आखिर तुम सो क्यों नहीं जाती? मैं झिंझिला कर बोला। तुमने सारा दिन आराम किया है, मगर मेरा पूरा दिन भाग दौड़ और टेंशन में गुजरा है। मगर वो भाग दौड़ बेकार तो नहीं गई ना? कांता हंस कर बोली। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। मतलब ये कि तुम वहाँ से खाली हाथ तो नहीं लौटे ना? कांता ने कहा। यही तो रोना है। मैंने बेजारी का मुजाहिरा किया। सारी भाग दौड़ बेमकसद रही। कम से कम मुझसे तो मत छुपाओ कामरान। कांता मुंह फुलाकर बोली। क्या छुपा रहा हूँ तुमसे? मैंने बमुश्किल तमाम अपनी इस तरह पर काबू पाया। विजय ने एहसान को बताया है कि तुम वहाँ से वो चीज़ें ले आई हो, कांता ने आहिस्ता से कहा। मैं अचानक उठकर बैठ गया। तुम ये बात कैसे कह सकती हो? मैंने मुस्तरिब होकर पूछा। विजय तो बेहोश है। इसे 1 घंटा पहले होश आ चुका है, कांता ने कहा। पूरी तरह होश में तो नहीं आया था, बस कुछ देर के लिए इसने आंखें खोली थी। नीम गनूदगी के आलम में इसने एहसान को बताया था कि कामरान वो डॉक्यूमेंट्स और माइक्रो फिल्म्स ले आया है। मैं इस वक्त वहीं मौजूद थी। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। मुझे एहसान पर भरोसा था, ना हुमायूं मिर्ज़ा पर। ये सब लोग अपने अपने मफाद के ग़ुलाम थे। ये लोग तो मुझे अपने दोस्त कहते थे, बराबरी का दर्जा देते थे, मगर मैं इनके लिए सिर्फ एक मोहरा था। ऐसा मोहरा जो जब तक कारामद रहता है बसात पर मौजूद रहता है, अफादियत ख़त्म होते ही इसे पिटवा दिया जाता है। इतनी परेशान क्यों हो कामरान? कांता ने मुझे इस तरह के आलम में टहलते हुए देखा। तुम नहीं समझोगी कांता, मैंने झिंझिला कर कहा। तुम ज़रा तैमूर को बुलाओ। इस वक्त कांता ने वॉल क्लॉक की तरफ देखा। तैमूर को बुलाने गई तो दूसरे लोग भी खामखा सस्पेंस में मुब्तला हो जाएंगे। मुझे बताओ आखिर बात क्या है? इस हरामजादे विजय की वजह से मैं जीती हुई बाजी हार जाऊंगा। इन कागजात और माइक्रो फिल्म्स के लिए ये लोग कुत्तों की तरह मेरे पीछे लग जाएंगे। मैंने इस अहमद से मना भी किया था कि इन चीज़ों के बारे में किसी को न बताना। अरे विजय इस वक्त पूरी तरह होश में नहीं था। कह देना कि इसने कोई सपना देखा होगा। मेरा जहन तेज़ी से इस मसले पर गौर कर रहा था। अचानक मैंने वो चीज़ें कांता के पास रखने का फैसला कर लिया। इसमें भी बहुत बड़ा रिस्क था, मगर ये रिस्क तो बहरहाल मुझे मोल लेना था। कांता पर कोई शुबा भी ना करता, क्योंकि सभी जानते थे कि इसका इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। कांता, मैंने आहिस्ता से कहा, आज मैं तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रहा हूँ। ये कहकर मैंने वो कागजात और माइक्रो फिल्म्स अपनी जैकेट की खुफिया जेब से निकाल ली। उनकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मे है। 1 मिनट ठहरो, कांता ने कहा और फुर्ती से बाहर निकल गई। वापसी में इसने ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। इसके हाथ में छोटा सा प्लास्टिक बैग था। इसने वो कागजात और माइक्रो फिल्म्स इस प्लास्टिक बैग में डाली और बैग को अपनी पेटी कोट में अड़स कर सेफ्टी पिन लगा ली ताकि बैग नीचे न फिसल जाए। फिर साड़ी अच्छी तरह बराबर करके इसने अपना तनकीदी जायज़ा लिया और हंस कर बोली, बताओ कामरान, कुछ मालूम हो रहा है कि मैंने कुछ छुपा रखा है? मालूम तो वाकई कुछ नहीं हो रहा। मैंने बहुत गौर से इसका जायज़ा लिया, मगर कोई गैर मामूली बात महसूस नहीं हुई। ठीक कांता, मैंने कहा, मगर एक बात जहन में रखना, इन चीज़ों की हिफाजत करना अब तुम्हारा काम है। मैं महीनों इन कागजात के लिए सरगर्दा रहा हूँ। ना जाने कितने इंसान मेरे हाथों मौत के घाट उतर चुके हैं। इन्हीं चीज़ों की खातिर बेशुमार मरतबा मौत बिल्कुल मेरे करीब से गुजरी है। मैं जानती हूँ कामरान, कांता ने संजीदगी से कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ इन चीज़ों की तरफ कोई टेढ़ी नज़र से देख भी नहीं सकेगा। कांता के लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। थैंक यू कांता, मैंने तवील सांस लेकर कहा, तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। अब अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ देर सो लूँ। मैंने हंस कर कहा, इजाज़त है, कांता शोख लहजे में बोली। राजकुमारी साहिबा, आप यहाँ से दफ़ा हो जाएं तो ये ग़ुलाम सो सकेगा ना? मैंने झिंझिला कर कहा। जाते हैं मूर्ख। कांता मुझे चिढ़ाने पर तुली थी। तूने हमारी कदर ही नहीं की। मेरे दिल में तो आया कि कह दूं कि तुम्हारी कदर तो अब ग्लोरिया ही करेगी, मगर मैं खामोश रहा। इस वक्त तो इससे मैं एक काम लेना चाहता था। क्या जब कि वो इस मौके पर बिक जाती। यही सोचकर मैंने सिर्फ इससे इतना कहा, जाते वक्त लाइट बंद कर देना। कांता ने ज़्यादा हुज्जत नहीं की, खामोशी से लाइट ऑफ की और लाइट बल्ब ऑन करके दरवाजे की तरफ बढ़ी। अचानक मुझे ख्याल आया कि इन दस्तावेज़ात और माइक्रो फिल्म्स के साथ कांता को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने जान जोखिम में डालकर तो इन
चीज़ों को हासिल किया है। मैंने अचानक आवाज़ देकर इसे रोक लिया। सुनो कांता। वो मुड़कर मुझे हैरत से देखने लगी मगर बोली कुछ नहीं, तुम भी यही सो जाओ। मैंने इसकी तरफ देखे बगैर कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है कामरान। न जाने इसने तंज किया था या वाकई इसे तशवीश थी, इसके लहजे से मुझे अंदाज़ा नहीं हो पाया था। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैंने जल्दी से कहा, मगर मैं तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहता। कांता ने तंजिया अंदाज में मेरा जुमला पूरा कर दिया। इसलिए कि मेरे पास वो कागजात और दूसरी चीज़ें हैं। मुझे गलत मत समझो कांता, मैंने कहा, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त हम कितने ख़तरनाक लोगों के दरमियान घिरे हुए हैं। अगर इन्हें तुम पर शुबा भी हो गया तो तुम कुछ भी ना कर सकोगी। ठीक है, चलो यूं ही सही, कांता ने अजीब से लहजे में कहा और दरवाज़ा लॉक करके पलट आई। मैंने जैकेट की जेब से अपना रिवॉल्वर निकाल कर तकिए के नीचे रखा, पिंडलियों पर चमड़े के कवर बांध कर इनमें बारीक फल वाला खंजर एहतियात से लगाया। खंजरों के वो कवर दरअसल तैमूर ने खसूसी तौर पर बनवाए थे। मेरी फरमाइश पर एक जोड़ा इसने मुझे भी बनवा दिया था। इसकी खसूसियत ये थी कि हर कवर में बैक वक्त 4 खंजर आ जाते थे, मगर चलने फिरने और उठने बैठने में तकलीफ नहीं होती थी। फिर मैंने अपना ब्रीफ केस खोल के इसमें से फोल्डिंग राइफल निकाली और इसे असम्बल करने के बाद दाएं तरफ फर्श पर रख दिया। अब एक तोप और टैंक की कसर रह गई है, कहो तो वो भी मंगवा लूँ, कांता तंजिया लहजे में बोली। ऐसा लग रहा है जैसे ख्वाब में किसी लश्कर से मुकाबला करोगे। बस अब सो जाओ, मैंने संजीदगी से कहा। मैं कल सुबह हर कीमत पर यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा, मैंने करवट बदलते हुए कहा। फिर मैं आंखें मौंद कर सोने की कोशिश करने लगा और न जाने कब मुझे नींद आ गई। मेरी आंख खुली तो कांता कमरे से गायब थी। मैं झपट कर उठ बैठा। वॉल क्लॉक में 11 बज रहे थे। मैंने उठकर खिड़की का पर्दा थोड़ा सा सिरकाया तो धूप की एक लकीर सी कमरे में बन गई। इसी वक्त कांता बाथरूम से बरामद हुई। वो नहा धोकर बहुत निखरी निखरी लग रही थी। वो गुनगुनाती हुई ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी तो मैं बाथरूम में घुस गया। वहाँ से फारिग होकर निकला तो ना सिर्फ नाश्ते की ट्रॉली मौजूद थी बल्कि तैमूर और एहसान भी मौजूद थे। वो दोनों नाश्ता कर चुके थे। हम लोग नाश्ते से फारिग हुए तो एहसान ने कहा, यार कामरान, रात वो विजय अजीब बातें कर रहा था। विजय का क्या हाल है, मैंने पूछा। इसे होश कब आया? वो अभी थोड़ी देर पहले जागा है और अभी अभी नाश्ते से फारिग हुआ है, तैमूर ने बताया। वो रात एहसान से कह रहा था कि हम लोगों ने बाजी जीत ली है। वाकई, मैंने हंस कर कहा। काश हकीकत में ऐसा होता, मैंने मायूसी की अदाकारी करते हुए कहा। फिर अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। चलो ज़रा विजय की खैरियत मालूम कर लें, मैंने जैकेट पहनते हुए कहा। तैमूर और एहसान दरवाजे की तरफ मुड़े तो मैंने फुर्ती से अपना रिवॉल्वर निकाल कर जैकेट की अंदरूनी जेब में रख लिया। विजय का ऊपरी जिस्म बरहना था और इसके शाने पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराया। मेरा दिल चाहा कि इसके मुंह पर इतना ज़ोरदार हाथ मारूं कि ज़िंदगी भर मुस्कुराने के काबिल न रहे। मैंने तंजिया लहजे में कहा, वाह भाई वाह, एक ही गोली में तुमने बिस्तर पकड़ लिया। तुम्हें इतना नाजुक नहीं समझता था मैं। तुम बिस्तर की बात कर रहे हो? कांता हंसकर बोली। वही एक गोली अगर इसके सीने पर लगती तो ये अर्थी पर पहुंच जाते। वो सचमुच की गोली थी कामरान साहब, कोई कांच की गोली नहीं थी। तुम तो जज्बाती हो गई, मैंने हंसकर कहा। मैं तो मजाक कर रहा था। हमारी सोहबत में रहकर कांता भी अब मक्कारियाँ सीखती जा रही है। ये मक्कारियाँ ही तो थी। वो विजय की तरफदारी करके न जाने क्या साबित करना चाह रही थी। मुझे गोली लगने का अफसोस नहीं है, विजय अफसुर्दगी से बोला। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि हम वहाँ से खाली हाथ लौटे हैं। इसकी बात पर मैं बुरी तरह चौंक गया, मगर मैंने जाहिर नहीं किया। एहसान भी चौंक कर इसे देखने लगा। मैंने भी अफसुर्दा लहजे में मुस्कुराहट का मुजाहरा करते हुए कहा, इसमें इतनी उदासी की कोई बात नहीं है, ऐसा तो होता ही रहता है। अफसोस तो मुझे भी है, मगर मैं मायूस नहीं हूँ। मगर रात तो तुम कह रहे थे कि तुम लोग वो चीज़ें वहाँ से ले आए हो, एहसान ने कहा। मैं कह रहा था, विजय ने हैरत ज़दा होकर पूछा। रात तो कोई बात मुझे याद नहीं, बस इतना याद है कि कामरान साहब ने मुझे गाड़ी में बिठाया था, फिर शायद कोई डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगा रहा था। कांता खिलखिलाकर हंसी और बोली, तुम शायद बेहोशी में कुछ बिड़बिड़ा रहे थे। मुझे तो कुछ याद नहीं, विजय ने सर झटक कर कहा। तुम आराम करो, तैमूर ने कहा। फिर एहसान से मुखातिब हुआ, विजय को ब्लड की ज़रूरत है, इसके लिए फौरी तौर पर ब्लड का इंतज़ाम करो। इसे अब तक 3 बोतल खून दिया जा चुका है, एहसान ने कहा। डॉक्टर कहेगा तो मज़ीद ब्लड का इंतज़ाम हो जाएगा। फिर हम दोबारा बेडरूम में आ बैठे। मैं तैमूर से बात करना चाहता था, मगर एहसान की वजह से मौका ही नहीं मिल रहा था। इंसान भी बाज़ औक़ात कितना खुदगर्ज़ हो जाता है। ये वही एहसान था जिसने मेरी खातिर ख़ुद को दाव पर लगाया था। अब मैं इसी से राजदारी बरत रहा था। हम कुछ देर इधर उधर की बेमकसद बातचीत करते रहे। फिर एहसान का कोई टेलीफोन आ गया।
इसे फौरी तौर पर कहीं जाना था। इसके रुखसत होने के बाद मैंने सुकून का सांस लिया और तैमूर से कहा, बस अब यहाँ से निकलने की तैयारी करो, मैं फुर्सत में ये मनहूस मुल्क छोड़ देना चाहता हूँ। फिर मैंने इसे बताया कि मेरा मिशन कामयाब हो गया है। तैमूर ने चौंक कर मुझे देखा, फिर बेख्तियार मुझसे लिपट गया। इतनी बड़ी खुशखबरी तो मुझे यूँ सुना रहे हो? इसने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने इसे टोक दिया, यहाँ मुझे किसी पर भी यकीन नहीं है, हर आदमी को अपना मफाद अजीज़ होता है। मैं वो चीज़ें लेकर बहुत खामोशी से यहाँ से निकलना चाहता हूँ। ग्लोरिया के बगैर तैमूर के लहजे में तंज था। वो बेचारी न जाने कहाँ भटक रही होगी। वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, कांता नागवारी से बोली। अपनी हिफाजत खुद कर सकती है, तुम खामोश रहो। तैमूर ने इसे झिड़क दिया। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, तुम जाना चाहते हो तो ज़रूर जाओ, मैं ग्लोरिया को यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा। जज्बाती मत बनो तैमूर, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। मेरी तहवील में जो चीज़ें हैं वो हम सब की जानों से ज़्यादा कीमती हैं। ये हो सकता है कि मैं इन चीज़ों को महफूज हाथों में पहुँचा कर दोबारा यहाँ लौट आऊँ। एक औरत और भी है, तैमूर पुरख्याल अंदाज में बोला। तुम ये चीज़ें पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले भी तो कर सकते हो। वो अहम अशिया लेकर बॉर्डर क्रॉस करने की निस्बत न्यू दिल्ली जाना ज़्यादा आसान है। फिर वो कुछ सोच कर बोला, लेकिन फ़ौरन ही न्यू दिल्ली जाना भी मुनासिब नहीं है। अगर वाकई इन लोगों को भी इन दस्तावेज़ात की ज़रूरत है तो ये लोग फ़ौरन चौकन्ना हो जाएंगे और इन दस्तावेज़ात की तरसील एक मरतबा फिर ख़तरे में पड़ जाएगी। तो तुम्हारा मशवरा ये है कि हम चंद दिन तक मुतला साफ़ होने का इंतज़ार करें। मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा, मगर जल्दी अब देर इन लोगों को मालूम हो जाएगा कि मैं वो दस्तावेज़ात वहाँ से ले आया हूँ। मुमकिन है अब तक मालूम हो भी चुका हो। वहाँ 2 आदमी कत्ल भी हुए हैं और गाँव के बहुत से आदमियों ने हमें वहाँ देखा भी है। मैंने इस पहलू पर तो गौर ही नहीं किया। तैमूर तशवीश लहजे में बोला, इसलिए बेहतर यही है कि हम पहली फुर्सत में इस चूहेदान से निकल जाएं। ये ठीक है कि हम बॉर्डर क्रॉस करने की बजाय न्यू दिल्ली का रुख करें, मगर डायरेक्ट नहीं। इन लोगों को धोखा देने के लिए हमें यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और एक मुलाजिम अंदर आ गया। एहसान साहिब ने कहा है कि आप लोग ड्राइंग रूम में आ जाएं, इसने अदब से कहा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।